नाज़रीन, बज़ाहिर ये सिर्फ बर्फ से ढका एक खामोश जजीरा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि आज यही जजीरा दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें अपनी तरफ खींच रहा है। ये जगह है ग्रीनलैंड। दुनिया के नक्शे के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना आसान नहीं, जहां लोग बहुत कम रहते हैं। ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, ये कहानी है माहौल, इंसान, ताकत और आने वाले कल की। दोस्तों, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ दिन कबल एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल के हवाले से मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौज का इस्तेमाल भी शामिल है। अब ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप बुनियादी तौर पर एक रियल स्टेट के आदमी हैं। इनके लिए ग्रीनलैंड महज एक वसीओ अरीज खाली प्लॉट की तरह है जो किसी बड़े खूबसूरत ट्रंप प्रोजेक्ट में तब्दील होने का मुंतज़िर है, जहां हर कोई बहुत पैसा कमाए, बिल्कुल वेनेज़ुएला और यूक्रेन में उनकी दीगर मुबैना डील्स की तरह, या फ़लस्तीनी रवेरा के नाकाम मार-ए-ग़ज़ा मंसूबे की तरह, जिसे अमेरिका को कंट्रोल करना था। इस सब से ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका की तजारती मकासद के लिए चलाई जाने वाली खारजा पॉलिसी, जिसमें वाज़ेह तौर पर बदमाशियों वाला अंदाज शामिल है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई गुंडा किसी ना चाहने वाले मालिक से बेहतरीन जगह हथिया ले। वो छोटे से डेनमार्क को ये कहते सुनते हैं कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है, लेकिन ट्रंप ना को जवाब के तौर पर कबूल नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि वो फौज भेज देंगे, कम अज कम शुरू में नहीं। उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका ने अलास्का खरीदा था, या 19वीं सदी में लुजियाना की खरीदारी की, या जैसा कि 1917 में हुआ था जब कौमी सलामती की वजूहात बनाते हुए जर्मन कब्जे के खौफ की बिना पर वाशिंगटन ने डेनमार्क को डेनिश वेस्ट इंडीज फरोख्त करने पर आमादा कर लिया था। अब ये खिता यूएस वर्जन आइलैंड कहलाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड खरीदने की बात अमेरिका की जानिब से पहली बार नहीं की गई, इससे कबल भी ऐसा हो चुका है। 150 साल कबल यानी 1867 में भी अमेरिका के महकमा खारजा ने इस जजीरे में दिलचस्पी का इजहार किया था। अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन ने 1946 में $10 करोड़ और अलास्का के कुछ इलाकों के बदले ग्रीनलैंड लेने की पेशकश की थी। नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच वाक़ई है और इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल के करीब है। रूस नॉर्थ पोल में तेजी से अस्करी ताकत में इजाफा कर रहा है। एक रिटायर्ड अमेरिकी जनरल टर्नस ओशागनसी ने 2020 में कहा था कि अगर रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो वो नॉर्थ पोल के जरिए करेगा, लेकिन अस्करी के अलावा इस खित्ते की तजारती अहमियत भी बहुत ज्यादा है। 2022 में चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पोलर सिल्क रूट यानी कुतबी शाहराए रेशम को डेवलप करने के मामले पर मुज़ाकरात किए थे। बाज़ माहौलियाती अंदाजों के मुताबिक 2050 में कुतबे शुमाली यानी नॉर्थ पोल इस हद तक पिघल जाएगा कि वहां बड़े पैमाने पर जहाज रानी मुमकिन हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए यूरोप का रास्ता 4,500 किलोमीटर कम हो जाएगा। जाहिर है कि इसके दुनिया भर पर दूररस असरात मुरतब होंगे। अमेरिका खास तौर पर ट्रंप इंतजामिया को चीन और रूस का कुतबे शुमाली में गठजोड़ और मुश्तरका तजारती सरगर्मियां एक आंख नहीं भा रही, और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में ताबड़तोड़ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीनलैंड आखिर है किसके पास? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और इसकी आबादी तकरीबन 60,000 के करीब है। ग्रीनलैंड आज से नहीं बल्कि तकरीबन 300 साल पहले डेनमार्क के जेरे असर आया। सन 1721 में डेनमार्क और नॉर्वे की मुश्तरका रियासत ने पहली बार ग्रीनलैंड में बाकायदा हुक्मरानी शुरू की। इसके बाद 1814 में जब नॉर्वे डेनमार्क से अलग हुआ तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास ही रहा। वक्त के साथ हालात बदले और 1953 में ग्रीनलैंड को कॉलोनी की बजाय बाकायदा तौर पर डेनमार्क का हिस्सा बना दिया गया। बाद में ग्रीनलैंड के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा इख्तियारात मिलते गए। पहले 1979 में अंदरूनी खुद मुख्तारी
और फिर 2009 में मजीद खुद मुख्तारी इख्तियारात दे दिए गए। आज ग्रीनलैंड अपने ज़्यादातर अंदरूनी फैसले खुद करता है, लेकिन दिफा और खारजा पॉलिसी अब भी डेनमार्क के पास है। इसीलिए कानूनी तौर पर ये अब भी डेनमार्क के तहत एक खुद मुख्तार इलाका समझा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड की बर्फ क्यों पिघल रही है। ग्रीनलैंड में हर साल 2 महीने ऐसे भी आते हैं जब सूरज लगातार चमकता रहता है और गुरूब नहीं होता। जजीरे के 80% से ज्यादा हिस्से पर बर्फ की 4 किलोमीटर से ज्यादा मोटी तह है, जो आबो हवा की तब्दीली के बाइस तेजी से पिघल रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आबो हवा के साइंसदान डेविड हॉलैंड कहते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऐसे खित्ते में है जो बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। हॉलैंड का मजीद कहना था कि ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही, बल्कि इसका रंग और रूप भी तब्दील हो रहा है और वो मीलों तक फैली हुई बर्फ की सफेद चादर की बजाय कहीं पर नीला और कहीं सब्ज हो रहा है। नीला यानी पानी के रंग का और सब्ज यानी नबातात की रंगत। इस सब का असर दुनिया भर के मौसमों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ की सफेदी सूरज की किरणों की रोशनी और हरारत को पलट देती है, जबकि नीला और सब्ज रंग इसे जज्ब कर लेता है। अरवाइन में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आबो हवा से मुतल्लिक साइंसदान एरिक रेगनॉट का कहना है कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया के साहिली इलाकों की शक्ल तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वहां इतनी बर्फ है जो दुनिया भर के समुद्रों की सतह को 24 फीट तक बुलंद कर सकती है। कोलोराडो में कायम नेशनल स्नो एंड आइस डाटा सेंटर के डायरेक्टर मार्क सीरीज कहते हैं कि मौजूदा सदी में ग्रीनलैंड तवज्जो का अहम मरकज रहेगा, क्योंकि वहां पिघलने वाली बर्फ का असर समंदरों की सतह पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1992 के बाद से ग्रीनलैंड में हर साल 182 अरब मैट्रिक टन बर्फ पिघल रही है। गाड़ियां, फैक्ट्रियां, बिजली घर और जंगलात की कटाई हवा में ऐसी गैसें बढ़ा रही है जो जमीन को हद से ज्यादा गर्म कर रही हैं। इस गर्मी का सबसे पहला असर ठंडे इलाकों पर पड़ता है, इसीलिए ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघलकर समंदर में चली जाती है। इससे समंदर की सतह बुलंद हो जाती है। अगर ये अमल ऐसे ही चलता रहा तो कई साहिली शहर डूबने के खतरे में आ सकते हैं। सैलाब और तूफान ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यानी ग्रीनलैंड की बर्फ सिर्फ वहां का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। अब बात करते हैं कि आखिर दुनिया के ताकतवर मुमालिक इस जजीरे से इतना खुश क्यों हैं। नाजरीन, जंग अजीम दोम से ही ग्रीनलैंड अमेरिका के दिफा के लिए इंतहाई अहम रहा है। यहाँ से नाजी जर्मनी के जहाज और आबदोजों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाती थी। अमरीकी फजाइया ने 1943 में ग्रीनलैंड के साहिली इलाके थोले में अपना एयर बेस बनाया था। इस बेस से सर्द जंग के जमाने में रूस की निगरानी की जाती थी। अब ये फौजी अड्डा नेटो के जेरे इंतजाम है, जहां 600 अफराद का अमला तैनात है। यहाँ से सैटेलाइट मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स की निगरानी की जाती है। जैसे जैसे नॉर्थ पोल में बर्फ पिघल रही है और मुमकिना बहरी रास्ते बन रहे हैं, इस खित्ते में आलमी ताकतों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। ग्रीनलैंड का वसीओ अरीज जजीरा अमेरिका, रूस और यूरोप के दरमियान आर्कटिक दायरे में फैला हुआ है, जो इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत को बढ़ा देता है। अमेरिका और कई दूसरे मुल्क 150 साल से ज्यादा अरसे से इस पर नजर जमाए हुए हैं। यहाँ कहानी का खतरनाक पहलू सामने आता है। बर्फ पिघलने से सिर्फ खतरे नहीं बढ़ रहे, बल्कि नए फायदे भी सामने आ रहे हैं। समुद्र के ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जहाँ पहले जहाज नहीं जा सकते थे। अब एशिया से यूरोप का सफर कम वक्त में हो सकता है, और सबसे अहम बात, बर्फ के नीचे छुपी हुई चीजें अब दिखाई देने लगी हैं। ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को बार बार तवज्जो देना जाहिर करता है कि उनके लिए इस मामले की अहमियत काफी बढ़ चुकी है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? माहिरीन का मानना है कि असल वजह वो मादनियात का खजाना है जो ग्रीनलैंड में मौजूद है। तारीखी एतबार से अमरीकी हुक्काम इस खित्ते को स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से तवज्जो देते आए हैं। रूस से कुर्बत की वजह से सर्द जंग के दौरान इसे यूरोप और शुमाली अमेरिका के समुद्री तजारती रास्ते को महफूज बनाने के लिए अहम समझा गया। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पर है जहां से समुंदर, जमीन और आसमान की बड़ी सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है। यानी ये वो जगह है जहां से दुनिया की बड़ी नकलो हरकत को देखा जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका यहाँ बरसों से मौजूद है, और इसी वजह से अब ये जगह एक मुतनाज़े बन चुकी है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड के नीचे
क्या छुपा हुआ है। ग्रीन लैंड के नीचे कीमती मादनियात यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, सोना, यूरेनियम, ये वो चीजें हैं जिनके बगैर आज की दुनिया नहीं चल सकती। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कंप्यूटर और जदीद हथियार सब इन्हीं चीजों पर चलते हैं। 2023 में छपने वाली एक रिपोर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने तखमीना पेश किया कि जजीरे पर 38 मादनियात बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, यानी 38 मादनियात, जिनमें कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम और रोडियम शामिल हैं। इसके अलावा नायाब मादनियात जैसा कि नियोडेमियम और प्रेसिव डायमियम, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर और विंड टरबाइन बनाने में काम आती हैं, वो पाई गई हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम साइमन ने बीबीसी न्यूज ब्राजील को बताया कि ग्रीनलैंड में दुनिया की सबसे नायाब मादनियात का आलमी तौर पर 25% हिस्सा मौजूद हो सकता है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो मिकदार के हिसाब से ये 15 लाख टन बनता है। याद रहे कि तवानाई की बदलती हुई आलमी जरूरत के बीच नायाब मादनियात का हुसूल अहम हो चुका है, जबकि इन्हें मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए भी जरूरी समझा जा रहा है। बड़ी आलमी ताकतें दुनिया भर में ऐसी मादनियात की बड़ी कानों का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में तनाज़ात भी जन्म ले रहे हैं। चीन इस वक्त इन मादनियात की मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो 1/3 हिस्से पर कंट्रोल रखता है। इस वजह से चीन के सियासी और मुआशी असर व रसूख में भी इजाफा हुआ है। ग्रीनलैंड में इस वक्त 2 कंपनियां नायाब मादनियात पाने पर काम कर रही हैं, जिनमें से एक के पीछे चीनी सरकारी कंपनी की सरमायाकारी है। यहीं से अमेरिका पूरी तरह इस कहानी में दाखिल होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अमेरिका को हर सूरत ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका का कहना है कि ये इसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है और अगर अमेरिका ने यहाँ कदम मजबूत ना किए तो रूस और चीन फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दुनिया के कई माहिरीन कहते हैं कि ये बात हिफाजत से ज़्यादा ताकत और कंट्रोल की है। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग आखिर क्या चाहते हैं। इस सारी बहस में सबसे अहम लोग अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। ग्रीनलैंड के ज़्यादातर मकामी लोग अमरीकी बयानात से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि उनकी ज़मीन किसी ताकत की मलकियत नहीं, वो तरक्की चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन किसी के हवाले नहीं करना चाहते। यहाँ पर डेनमार्क और यूरोप का रद्द अमल भी सामने आया है। डेनमार्क ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड फरोख्त के लिए नहीं है। यूरोप के कई ममालिक ने भी कहा है कि किसी ताकत को हक नहीं है कि वो दबाव डालकर किसी इलाके पर कब्जा करे। ये मसला यहाँ आकर नेटो के मुस्तकबिल से जुड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप क्यों ललचा रहे होंगे, चाहे इसकी कीमत नेटो में मजीद दरारें डालना या इसे ख़त्म करना ही क्यों ना हो। वो शायद सोचते होंगे कि ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि वो तवील अरसे से इस इत्तेहाद को अमरीकियों पर बोझ समझते रहे हैं और समझते हैं कि इससे यूरोपी फ़ायदा उठा रहे हैं। वो नहीं समझते कि अमरीका को एस्टोनिया जैसी रियासतों को बचाने के लिए रूस से जंग करनी चाहिए और उनका मानना है कि अमेरिका को अपने दिफा के लिए सिर्फ अपनी ज़रूरत है। इनके हिसाब किताब में ये एक छोटा सा नुकसान है। दूसरी तरफ यूरोपियों के पास जवाबी कार्रवाई के बहुत कम काबिले एतमाद रास्ते हैं। तिजारती जंग उन्हें इतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कि अमरीकियों को। वो डॉलर को गैर मुस्तहकम करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन इससे एक और आलमी मालियाती बहरान का खतरा होगा। या वो अमरीकी हथियारों का बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई काबिल अमल यूरोपी मुतबादिल मौजूद नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन पुरकशिश नजर नहीं आता। ग्रीनलैंड का माहौल बहुत नाजुक है। जो बर्फ सदियों से वहां थी वो तेजी से खत्म हो रही है। ये खामोश तब्दीली है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। ये सिर्फ सियासत का सवाल नहीं, ये इंसान के रवैये का सवाल है। आखिर में असल सवाल ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये एक सवाल है कि क्या इंसान ज़मीन को बचाने का रास्ता चुनेगा या ताकत और दौलत की दौड़ हर चीज़ पर हावी हो जाएगी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल सवाल ये नहीं कि ग्रीनलैंड किसके पास होगा, असल सवाल ये है कि क्या दुनिया अकल से चलेगी या ताकत से। दुनिया की आलमी ताकतों के बारे में अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।